नमस्कार मित्रों। आइए आज हम ग्रामर के अंतर्गत एक नए टॉपिक को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका नाम सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आइए आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। और इसके एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत यानी कि नाउन से लेकर के और इंटरजेक्शन तक इसके कितने रोल्स हैं, कैसे वाक्य में हम सिंटैक्स का यूज करते हुए वाक्य को प्रॉपर ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं, अब हम जानेंगे। सिंटैक्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंटैक्स का अर्थ क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सिंटैक्स का अर्थ होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अंग्रेजी में वाक्य संरचना के नियमों को जानना। शुद्ध अंग्रेजी लिखने की क्रिया सिंटैक्स कहलाती है, या इसको हम डेफिनेशन देते हैं इंग्लिश में, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस कॉल्ड सिंटैक्स। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस कॉल्ड सिंटैक्स। या हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि अरेंजिंग ऑफ वर्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक है मित्रों, आइए सिंटैक्स देखिए। जब हम सिंटैक्स को क्लासिफाई करते हैं तो इसके पार्ट जो है दो हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कॉन्कर्ड आर एग्रीमेंट कहते हैं, सेकेंड पार्ट को आर्डर आर पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, अब कॉन्कर्ड आर एग्रीमेंट क्या होता है, तो बाय कॉन्कर्ड इज मेंट फॉर्मल एग्रीमेंट इन पर्सन नंबर जेंडर आर टेंसेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। और आर्डर पोजीशन क्या होता है, तो वर्ड आर्डर पोजीशन इन ए सेंटेंस। ठीक है ना, शब्दों का क्रम या वाक्यों में उसका जो पोजीशन होता है वही वर्ड आर्डर आर पोजीशन होता है। अब देखिए, एक वाक्य में वर्ब और सब्जेक्ट के मध्य जो एग्रीमेंट होता है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। फिर से देखेंगे कि एक वाक्य में वर्ब एवं सब्जेक्ट के मध्य एक एग्रीमेंट होता है, उसी को हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। या हम इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन बता दें कि द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ठीक है, तो ऐसे हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज करते हैं। अब आइए, तो अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। यानी कि आर्टिकल्स के रूल क्या होते हैं, इसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो इसका हम हिंदी बता दें कि वो रूल्स ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल्स की हिंदी क्या होती है। आर्टिकल्स की हिंदी होती है निश्चय क्या उपपद। आर्टिकल्स की हिंदी क्या होती है, निश्चय क्या उपपद। यानी कि अंग्रेजी में जो है दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, द को जो है डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और ए एंड एन को जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इसे हम जो है अनिश्चित निश्चय क्या उपपद कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि वह नाउन की निश्चित नाउन के पहले लगता है, इसीलिए इसका नाम हम जो है डेफिनेट आर्टिकल्स रखे हैं। अब आइए अध्ययन करते हैं। तो अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स के तहत ए और एन का यूज पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, रूल्स नंबर फर्स्ट है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनका उच्चारण व्यंजन की आवाज़ से होता है, जैसे कि ए डॉग। तो डॉग में देखिए कॉन्सोनेंट्स है डॉग, ए डॉग, ए वुमेन, ए हॉर्स, ए बॉय, ए टेबल, etc। जब यू की आवाज़ यू हो, मतलब जो वावेल है यू की आवाज़ यू आता हो, मतलब कंसोनेंट की तरह, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन रेस, ए यूटेंसिल, ए यूनियन, इन शब्दों में देखिए आर्टिकल्स ए लगा हुआ है। तीसरा नियम होता है जब ओ की आवाज़ वो की तरह हो, मतलब जो वो वावेल है वो डब्लू की तरह वो की तरह आता हो, जैसे ए वन आइड मैन, ए वन रुपी नोट। ठीक है, तो ऐसे में हम ए का यूज करते हैं जब ओ की आवाज़ डब्लू की तरह हो। अब आता है अगला नियम,
एक वचन में जातिवाचक संज्ञा के पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा के पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ही हैज ए बुक इन हिज हैंड, तो ए बराबर वन, यहाँ पे ए का मतलब एक ही बुक है उसके हाथ में, ठीक है ना। तो ये वही कह रहा है कि ही हैज ए बुक इन हिज हैंड। दूसरा है कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा के पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए भी ए होता है। जैसे एनी का मतलब होता है, जैसे कह दिया जाए कि ए किंग हैड 4 सन्स, कह रहा है कि एक राजा के पास 4 बेटे थे। तो यहाँ ए का मतलब एनी, कोई, ठीक है ना, कोई एक राजा। अब ए से द सेम का भी भाव स्पष्ट होता है, द बर्ड ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ए माने उसी जाति का। अब आइए अगला रूल्स, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन जो होता है, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के लिए किया जा रहा है, ही इज ए साइलाक, वह साइलाक है, तो ही का प्रयोग यहाँ देखिए प्रॉपर नाउन के होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ ए का प्रयोग, अब देखिए ए का जो प्रयोग है, ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है। जैसे आप कभी कभी कहते हैं ना कि ही अर्न्स 3000 ए मंथ, मैंने एक मंथ में मैंने पर मंथ, ए मंथ का मतलब पर मंथ, वह जो है एक महीने में इतना 1000 कमा लेता है, अर्न कर लेता है। ऐसे ही निम्नलिखित में ए का प्रयोग, अब जैसे देखिए ए नॉइस, ए पिटी, ए नॉनसेंस, है ना, ए बैड कोल्ड, ए हेडक, ए टेम्परेचर्स। और अगला जो पॉइंट्स होता है वो होता है अनेक आइडियोमेटिक फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है, जैसे कि ऑल ऑफ सडन, ऑन ए लार्ज स्केल, टू बी इन ह्यूरी, टू बी इन ए रेज, ठीक है। एंड का प्रयोग देखिए, एन का प्रयोग मैं बता रहा हूँ, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वावेल मतलब कि ए ई आई ओ यू होता है से आरंभ हो, जिनका उच्चारण भी वावेल की तरह होता है, जैसे कि एन एलिफेंट, एन एस, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, ठीक है ना। देखिए इसमें सब में जो है वावेल की तरह हुआ है। अब दूसरा नियम है इसमें कि जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, जैसे ऑनेस्ट, हॉनेस्ट होता है ना, तो उसमें देखिए ऑनेस्ट बोलते हैं उसको, एच साइलेंट होता है। जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनमें एन का प्रयोग होता है, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल्स, एन ईयर्स, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एच लगा हुआ है, लेकिन एच का जो भाव है, एक्सप्रेशन है, जो उच्चारण है वो साइलेंट है। ऐसे शब्द क्रमशः आ, औ, ए ध्वनि से आरंभ होते हैं, ठीक है ना। अब अगला रूल्स है, जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो और ध्वनि ह की तरह हो लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर न हो, बहुधा एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एन हिस्टोरिकल नॉवेल्स, इसमें जोर नहीं दिया जा रहा है, एन हिस्टोरिकल नॉवेल, एन होटल्स। अब आइए उन कॉन्सोनेंट्स से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण वावेल के समान होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि MP, MLA, है ना, LLB, SDO, SP, तो ये दिखने में लग रहा है कि देखिए कॉन्सोनेंट की तरह, लेकिन जब इसका उच्चारण हो रहा है MA, LLB, SDO, SP, सब देखिए ध्वनि जो है इसके कैसे हो रहे हैं, यह स्वर की तरह हो रहे हैं, इसलिए इसके पीछे एन का प्रयोग होता है। अब आइए अब हम बताएंगे, अभी तक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज बता रहे थे, अब बताएंगे आपको द का यूज, यानी कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास व्यक्ति, जैसे पार्टिकुलर पर्सन या वस्तु जिनके पहले उल्लेख हो चुका हो या जिनमें वक्ता का परिचय हो, उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो किताब तुम चाहते हो वो अभी छपी नहीं है। द बॉय यू सी इज माई सन, जिस लड़के को तुम देखते हो वो मेरा बेटा है। दो का प्रयोग पर्वत श्रेणियों मतलब जो माउंटेन रेंजेज होते हैं, नदी, नहर, नालों, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, प्रसिद्ध इमारतों के लिए भी होता है, जैसे कि द हिमालयाज, द गंगा, ठीक है ना, द कैनल्स, द रेड सी, द इंडियन ओशियन। देखिए ऐसे में मतलब पर्वत शिखरों
के लिए इंडिविजुअल पिक्स जो होते हैं के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जो इंडिविजुअल पिक्स होते हैं उनके पहले द का नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, इनके लिए नहीं होगा, ठीक है ना। एक वचन में कॉमन नाउन जब ये समस्त जाति या वर्ग का बोध करते हैं उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल्स, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब आइए अगला पॉइंट्स। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल्स। लेकिन जब पुस्तकों के पहले कवि या लेखक का नाम दिया हो तो द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वाल्मीकि रामायण, यहाँ के एपोस्ट्रोफी लगा, वाल्मीकि रामायण, व्यास महाभारत, शेक्सपियर्स जूलियस सीजर्स, ठीक है। तो आज का वीडियो इतने में ही। इसके आगे के टॉपिक को मैं कल अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। आप इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।